बाजवा की बहू महनूर साबिर अपनी शादी से एक हफ्ता पहले अपनी वेल्थ जीरो दिखाती है और शादी के एक हफ्ते बाद 2 बिलियन। अब जानबूझकर बार बार कॉन्स्टिट्यूशन के साथ खिलवाड़ करने की वजह से पाकिस्तान की जुडिशरी काफी हद तक कमजोर और मिलिट्री बहुत ज्यादा ताकतवर हो गई है। चाइना पाकिस्तान पर बाकी 166 मुल्कों की तरह 4.1% का इंटरेस्ट रेट लगाता है, जबकि ग्लोबल स्टैंडर्ड 1% to 2% ही है। लोन चुकाने के लिए वो पाकिस्तान को 10 से 15 साल का टाइम देता है, जबकि ग्लोबल स्टैंडर्ड 28 से 30 साल का है। एक स्टेबल भरोसेमंद गवर्नमेंट ना होने की वजह से पाकिस्तान में लेबर और स्किल्ड वर्कफोर्स जैसे कीमती एसेट्स होने के बावजूद कोई भी रीजनेबल इंटरनेशनल कंपनी पाकिस्तान में इन्वेस्ट करना नहीं चाहती। कल्चरली पाकिस्तान मुल्क हर चीज में अपने मजहब को जबरदस्ती घुसेड़ने की कोशिश करता है और जहां पे प्रैक्टिकली शरिया कानून लागू होना चाहिए वहां नहीं। काबिलियत की बिना पे एक हिंदू मेजॉरिटी स्टेट ने एक मुस्लिम को अपने मुल्क का प्रेसिडेंट बना डाला और पाकिस्तान ने ऐसे सिचुएशन में भी इतने फेमस इकोनॉमिक्स को पूरी दुनिया के सामने जलील करके कम्युनिटी से निकाल दिया। तो भाई मुल्क आगे कैसे बढ़ेगा? पाकिस्तान की अगर आप हिस्ट्री निकाल कर देखें तो पाकिस्तान के अंदर कोई भी गवर्नमेंट, चाहे मिलिट्री या फिर डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड, उन्हें बस कोई भी आकर लोन दे दे, अपना पीरियड को खत्म करके बाहर की कंट्रीज में चले जाते हैं और सारा बोझ आने वाली गवर्नमेंट पर। और पाकिस्तान की आवाम मुर्गों की लड़ाइयों पे जुआ खेल रही है। पाकिस्तान में इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहे हैं। पूरी दुनिया में श्रीलंका के बाद आज सबसे खराब हालत पाकिस्तान की है। खाने के सामान की काफी हद तक शॉर्टेज के चलते लोग एक दूसरे को मारने पर उतर आए हैं। अपनी जान दांव पर लगाकर लोग प्लास्टिक की थैलियों में गैस भर कर ले जा रहे हैं, क्योंकि कार्बन स्टील के बने सिलेंडर्स 10,000 से भी ज्यादा की कीमत पर बिक रहे हैं। पाकिस्तान पर $117 बिलियन का एक्सटर्नल कर्जा है। आइडिया देने के लिए यूक्रेन जहां पर जंग चल रही है उस पर $130 बिलियन का ही कर्जा है, पर उसके साथ पूरा यूरोप खड़ा है और पाकिस्तान के साथ आज दिल से कोई भी खड़ा नहीं है, सऊदी अरबिया और चाइना भी नहीं। वजह वीडियो में आगे। पाकिस्तान फ्यूल, मेडिसिन, खाने के अहम चीजें वगैरह को लेकर बाहर की कंट्रीज पर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है। ज्यादातर ये एसेंशियल्स पाकिस्तान को इंपोर्ट करनी पड़ती हैं और 60 से 70% इंपोर्ट्स US डॉलर में बिकती है, पाकिस्तान रुपी में नहीं। और इन एसेंशियल्स को खरीदने के लिए पाकिस्तान का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, मतलब पाकिस्तान के अंदर फॉरेन करेंसी खासकर US डॉलर, सिर्फ $3.7 बिलियन ही रह गया है, जिससे पाकिस्तान 2 या 3 हफ्तों का ही सामान खरीद पाएगा। आइडिया देने के लिए इंडिया का करंट फॉरेक्स रिजर्व $562 बिलियन है। अब पाकिस्तान की इस हालत के 3 इमीडिएट रीजंस हैं। सबसे पहले कोविड-19 पैंडेमिक, दूसरा रशिया यूक्रेन वार और फाइनली फ्लड्स। और वर्ल्ड बैंक के मुताबिक फ्लड की वजह से पाकिस्तान को $30 बिलियन का नुकसान हुआ। ऑलरेडी कर्जे में डूबे हुए पाकिस्तान की फ्लड्स ने कमर तोड़ डाली। पर यकीन मानिए इन 3 इमीडिएट रीजंस के अलावा पाकिस्तान के अंदर काफी डीप रूटेड फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान की आज ये हालत है। और इन डीप रूटेड फैक्टर्स को आम पाकिस्तानी लोग ही एड्रेस कर सकते हैं, मिलिट्री या पॉलिटिशियंस नहीं। अब इन डीप रूटेड फैक्टर्स में सबसे पहले अनस्टेबल कॉन्स्टिट्यूशन एंड वीक जुडिशरी। पाकिस्तान को आजादी 1947 में इंडिया के साथ मिली, पर पहला कॉन्स्टिट्यूशन 3 गवर्नर जनरल्स और 4 प्राइम मिनिस्टर्स, मतलब 9 साल बाद 29 फरवरी 1956 को मिला। पर 1 साल बाद ही 7 अक्टूबर 1958 में पाकिस्तान के पहले प्रेसिडेंट इस्कंदर मिर्जा मिलिट्री रूल इम्पोज करते हुए पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन, जिसे बनाने में रफली 9 साल लग गए, उसे जड़ से उखाड़कर मार्शल लॉ इम्पोज कर देते हैं। और 20 दिन बाद ही जनरल अयूब उन्हें हटाकर डायरेक्ट मिलिट्री रूल ले आते हैं। अयूब खान की मिलिट्री गवर्नमेंट 8 साल बाद 1962 में पाकिस्तान के लिए एक नया कॉन्स्टिट्यूशन लाती है और 7 साल बाद 1969 में इस मिलिट्री कॉन्स्टिट्यूशन को भी जड़ से उखाड़ दिया जाता है और 1973 में सिविल गवर्नमेंट पाकिस्तान के लिए तीसरी बार कॉन्स्टिट्यूशन बनाती है, जो अभी तक लागू है। पर इस 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन को भी 2 बार मिलिट्री जनरल्स ने सस्पेंड किया है, एक बार जनरल जियाउल हक और दूसरी बार जनरल परवेज मुशर्रफ ने। इससे 2 बार 1985 और 2022 में रिस्टोर तो किया गया, पर मिलिट्री रूल ने इसकी बुनियाद ही खत्म कर डाली। अब जानबूझकर बार बार कॉन्स्टिट्यूशन के साथ खिलवाड़ करने की वजह से पाकिस्तान की जुडिशरी काफी हद तक कमजोर और मिलिट्री बहुत ज्यादा ताकतवर हो गई है, जिसकी वजह से पाकिस्तानी गवर्नमेंट पिछले 75 साल से डेमोक्रेसी और मिलिट्री रूल के बीच में झूल रही है, जो एक डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए बद्दुआ से भी बदतर है। पिछले 75 सालों में कोई भी पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर अपने 5 साल पूरे नहीं कर पाया है और पिछले 10 साल ही में 7 प्राइम मिनिस्टर्स पाकिस्तान के अंदर चेंज हुए हैं, क्योंकि डिवीजन ऑफ पावर को जुडिशरी मेंटेन नहीं कर पा रहा। डिवीजन ऑफ पावर का यहाँ मतलब है फौजियों का काम है सरहदों पर और पॉलिटिशियंस और ब्यूरोक्रेट्स का काम है मुल्क चलाना। पर पाकिस्तान की हिस्ट्री में 3 बार मिलिट्री ने जुडिशरी को साइलेंट करते हुए कॉन्स्टिट्यूशन को सस्पेंड कर दिया और एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट को हटाकर 75 साल की आजादी में से 33 साल मिलिट्री ने पाकिस्तान पर डायरेक्टली रूल किया है और हर बार कॉन्स्टिट्यूशन को खोखला करके बचे हुए सालों में भी इनडायरेक्टली मुल्क को आर्मी ही चला रही है, जो
आर्मी का काम नहीं है। 1951, 1980 और 1995 में कूप की नाकाम कोशिश भी की गई। अगर ये 3 नाकाम कूप्स कामयाब हो जाते तो शायद 75 सालों में से लगभग 50 से 60 साल तो आर्मी ही ले जाती, और फ्यूचर में भी ऐसा होने के कई हद तक चांसेस हैं। अब इसकी वजह से जब भी एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट पावर में आती है उसे कूप का डर हमेशा रहता है। पाकिस्तानी मिलिट्री और ISI की अकाउंटेबिलिटी पार्लियामेंट्स और कोर्ट्स के सामने ना होने के बराबर है। पाकिस्तानी आर्मी पाकिस्तान की 50 बड़े बिजनेस एंटिटीज जिनकी कीमत $20 बिलियन से भी जायद की है, उनको आर्मी वेलफेयर ट्रस्ट, बहरिया फाउंडेशन, फौजी फाउंडेशन और शाहीन फाउंडेशन के नाम पर खुद कंट्रोल करती है। इसमें पेट्रोल पंप्स, इंडस्ट्रियल प्लांट्स, बैंक्स, बेकरीज, स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज, फैक्ट्रीज वगैरह आते हैं। जर्नलिज्म प्लेटफॉर्म फैक्ट फोकस जो पाकिस्तान में बैंड है, रिवील करता है कि पाकिस्तान के एक्स चीफ ऑफ आर्मर्ड सर्विसेज जनरल कमर बाजवा ने अपनी 6 साल की पीरियड में 462 करोड़ की प्रॉपर्टी बना ली। बाजवा फैमिली ने 6 सालों में बिलियंस ऑफ डॉलर्स के बिजनेस एस्टेब्लिश किए, नए फार्म हाउस खरीदे, फॉरेन प्रॉपर्टीज खरीद ली और बिलियंस ऑफ डॉलर्स बना लिए, और ये सब प्रॉपर्टीज बाजवा की बीवी और बहू आयशा अमजद और महनूर साबिर के नाम पर है। बाजवा की बहू महनूर साबिर अपनी शादी से 1 हफ्ता पहले अपनी वेल्थ 0 दिखाती है और शादी के 1 हफ्ते बाद 2 बिलियन। तो कहने का यहाँ पे मतलब है पाकिस्तान की सबसे बड़ी प्रॉब्लम पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और लैक ऑफ डिवीजन ऑफ पावर है, जो जुडिशरी मेंटेन करती है, और जुडिशरी को ऑन पर्पस कमजोर किया है मिलिट्री ने। अब पाकिस्तान के अंदर इस पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से पाकिस्तान को 3 बड़े नुकसान होते हैं। पहला, एक स्टेबल भरोसेमंद गवर्नमेंट ना होने की वजह से पाकिस्तान में लेबर और स्किल्ड वर्कफोर्स जैसे कीमती एसेट्स होने के बावजूद कोई भी रीजनेबल इंटरनेशनल कंपनी पाकिस्तान में इन्वेस्ट करना नहीं चाहती। तो डॉलर्स और एम्प्लॉयमेंट्स कहां से आएगा? अगर एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट 10% टैक्स इंपोज करती है तो क्या पता कल मिलिट्री रूल में वो 30 या 40% हो जाए, या फिर पूरी इकोनॉमिक पॉलिसीज ही चेंज कर दी जाए, जो हर बार की तरह होता है। और यही वजह है वेस्टर्न और यूरोपियन कंट्रीज, इंडिया, चाइना, यहाँ तक कि वियतनाम जैसी कंट्रीज में भी इन्वेस्ट करना प्रेफर करते हैं पाकिस्तान के मुकाबिल, भले ही पाकिस्तान के अंदर चीप लेबर और स्किल्ड वर्कफोर्स का खजाना हो। नंबर 2, इसी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की हिस्ट्री के चलते कोई भी लीडर अगर इलेक्ट होकर आता है तो वो लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं करता, क्योंकि कहीं ना कहीं उसे शक रहता है कि मैं कूप की वजह से टिकूंगा भी या नहीं। तो वो इंटरनेशनल एजेंसीज और कंट्रीज से लोन उठाकर शॉर्ट टर्म के लिए लोगों को खुश करने के लिए सब्सिडीज और भारी डिस्काउंट्स देना शुरू कर देता है, और अपना टाइम निकालकर अपना सारा बोझ आने वाली गवर्नमेंट पर डाल देता है। मिसाल के तौर पर 2017 में नवाज शरीफ के टाइम पर पाकिस्तान पर $86 बिलियन का कर्जा था। फिर इमरान खान आए 2018 में 94 बिलियन, 2019 में 100 बिलियन, 2020 में 110 बिलियन और 2021 में $116 बिलियन का कर्जा। 2017 नवाज शरीफ के टाइम पे $1 110 पाकिस्तानी रुपए के बराबर था, पर नवंबर 2021 इमरान खान के पीरियड में $1 175 पाकिस्तानी रुपए के बराबर। पाकिस्तान कर्जे में है और इमरान खान $120 बिलियन का सब्सिडी पैकेज अनाउंस करते हैं और इसे पाकिस्तान की हिस्ट्री में सबसे बड़ा वेलफेयर स्कीम बताते हैं। खाने पीने की चीजों और पेट्रोल वगैरह पर हैवी डिस्काउंट देना शुरू कर देते हैं। कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम वगैरह जैसे इंटरेस्ट फ्री स्कीम लॉन्च करते हैं, इस चीज की परवाह किए बिना कि कोविड-19, इंटरनेशनल कर्जे और रशिया यूक्रेन वार की वजह से पाकिस्तान की जीडीपी आजादी के बाद पहली बार माइनस में चली गई है और आज जनवरी 2023 में पाकिस्तान पर $290 बिलियन का कर्जा है। इसे कहते हैं शॉर्ट टर्म प्लानिंग, जो पावर स्ट्रगल पे बेस्ड है, डेवलपमेंट पर नहीं। अब इस कर्जे को खत्म करने के लिए नई गवर्नमेंट जगह जगह से कर्जा मांग रही है और दिल से आज पाकिस्तान को कोई भी कर्जा देने के लिए तैयार नहीं है। मैं जानता हूं अगर आप एक पाकिस्तानी हैं तो इमरान खान का नाम सुन के आप काफी नाराज हो गए होंगे, पर यकीन मानिए ये IMF और ब्लूमबर्ग की ऑफिशियल वेबसाइट से उठाया हुआ डेटा है। अब पाकिस्तान के अंदर एक्सट्रीम पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के चलते पाकिस्तान की हर नई गवर्नमेंट एड्स, डोनेशंस और लोन पर डिपेंडेंट होकर लोन एडिक्शन का शिकार हो गई है और यकीन मानिए ये लोन एडिक्शन एक ट्यूमर से भी बदतर है। आजादी से लेकर अभी तक पाकिस्तान IMF से 23 बार लोन ले चुका है और UAE और सऊदी अरबिया की तो बात ही छोड़िए। पाकिस्तान ने चाइना से भी $23 बिलियन का लोन लिया है, जिसमें से मेजॉरिटी उसे IMF को पे करना है और पाकिस्तानी गवर्नमेंट चाइना के इस लोन को वापस नहीं कर पा रही। इसे क्लासिक डेब्ट ट्रैप कहते हैं। गौर से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान के इस लोन एडिक्शन की वजह से पाकिस्तान को 2 बड़े नुकसान हो रहे हैं। पहला, नो इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी, मतलब पाकिस्तान को सऊदी अरबिया, चाइना, USA, IMF जैसे कर्जदारों के हिसाब से अपने मुल्कों के निजाम को चलाना पड़ता है और बार बार इन मुल्कों और ऑर्गेनाइजेशन की लड़ाइयां लड़नी पड़ती हैं, जैसे कि अफगान
वार। दूसरा, पाकिस्तान की लोन एडिक्शन और लोन मिस मैनेजमेंट की वजह से IMF और सऊदी अरबिया जैसे कर्जा देने वाले भी अब पाकिस्तान को जल्दी जल्दी कर्जा नहीं देते। लोन चुकाने के लिए पाकिस्तान दूसरे मुल्कों की लड़ाइयां लड़ता है, अपने ही लोगों को मरवाकर उम्र भर के लिए अपने पड़ोसियों को अपना दुश्मन बनाता है और आखिर में बदनाम हो जाता है। मिसाल के तौर पर 1979 सोवियत यूनियन अफगानिस्तान पर हमला कर देती है। यूएस से अफगानिस्तान में एंटर होकर सोवियत यूनियन को काउंटर करना चाहता है, पर अपने सोल्जर्स उन्हें काफी महंगे पड़ते हैं क्योंकि उनकी सैलरी बहुत ज्यादा थी। उनके लाइफ इंश्योरेंस और पेंशन उन्हें काफी कॉस्टली पड़ जाते। उनके लिए खाने का, रहने का इंतजाम और एक अमेरिकन सोल्जर्स की जान भी बहुत कीमती थी, जिसका जवाब उन्हें अमेरिकन पार्लियामेंट में देना पड़ता और इंटरनेशनल लेवल पे अमेरिका काफी बदनाम भी हो जाता। इसीलिए अफगानिस्तान के अंदर अपने इस मिलिट्री प्रोजेक्ट के लिए यूएसए को कोई और चाहिए था जो उसे ह्यूमन रिसोर्स प्रोवाइड करता, काफी कम दामों में, बिना किसी अकाउंटेबिलिटी के। जियाउल हक, जिन्होंने हाल ही में एक इलेक्टेड प्रेसिडेंट जुल्फिकार अली भट्टी को फांसी दिलाई थी और खुद हुक्मरान बन गए थे, खुशी खुशी अमेरिका के इस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करते हैं और अमेरिका को मिलिटेंट ग्रुप्स, रेबल्स, मुजाहिदीन फाइटर्स और मर्सनरीज प्रोवाइड करते हैं काफी कम दामों में, बिना किसी अकाउंटेबिलिटी के। और बुक्सान को अमेरिका का ट्रेनिंग सेंटर बना देते हैं और अपने लैंड रूट्स भी उनके हवाले कर देते हैं, जिसके थ्रू यूएसए इन पावर ग्रुप्स को हथियार पहुंचाता था। सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज के मुताबिक पाकिस्तान ने यूएसए को अपने इंफ्रास्ट्रक्चर्स जैसे कि पोर्ट्स, रेलवेज, रोड्स और एयर स्पेस भी इस्तेमाल करने के लिए दिए थे और इस सब के बदले यूएस कोएलिशन सपोर्ट फंड के नाम पर यूएसए ने पाकिस्तान को साल के 1.2 बिलियन डॉलर, 2008 में 900 मिलियन डॉलर और 35 मिलियन डॉलर दिए। 10 साल बाद जब ये जंग खत्म हुई तो यही फाइटर्स तालिबान और अल-कायदा बने। पाकिस्तान में टेरर अटैक्स में 51% का इजाफा हुआ तालिबान के आने के 1 साल के अंदर। पाकिस्तान अभी तक इन पावर ग्रुप से सिविल वार लड़ रहा है, पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी में बदनाम हो गया है, जिसका नुकसान पाकिस्तान की इमेज को ही नहीं बल्कि इसकी इंडस्ट्रीज जैसे कि क्रिकेट इंडस्ट्री, टूरिज्म, फॉरेन इन्वेस्टमेंट वगैरह को उठाना पड़ रहा है और अमेरिका अपनी एक साफ इमेज लेकर अपने घर में आराम कर रहा है। अब जब नवाज शरीफ और इमरान खान 2013 और 2018 में आए तो पाकिस्तान की सिचुएशन ऑलरेडी बहुत खराब थी। पाकिस्तान को अब एक नए सहारे की जरूरत थी जो बिना किसी शर्तों के उन्हें लोन और एड्स देता। और यहाँ पर एंट्री होती है दुनिया के सबसे बड़े मौका परस्त की, चाइना की। वो पाकिस्तान को दिल खोलकर लोन और इन्वेस्टमेंट प्लान्स ऑफर करता है, खासकर गवादर पोर्ट। और ये है चाइना की क्लासिकल डेब्ट ट्रैप स्ट्रेटजी। और चाइना ये लॉस पापुआ, मालदीव्स, ब्रुनाई, कंबोडिया, श्रीलंका और ऐसे 166 मुल्कों के साथ ऑलरेडी कर चुका है 385 बिलियन डॉलर्स का लोन देकर। चाइना पाकिस्तान पर बाकी 166 मुल्कों की तरह 4.1% का इंटरेस्ट रेट लगाता है, जबकि ग्लोबल स्टैंडर्ड 1% to 2% ही है। लोन चुकाने के लिए वो पाकिस्तान को 10 से 15 साल का टाइम देता है, जबकि ग्लोबल स्टैंडर्ड 28 से 30 साल का है। चाइना गवादर पोर्ट और उस जैसे लगभग 26 और प्रोजेक्ट्स जैसे कि सोलर प्रोजेक्ट्स, हाईवे, हाइड्रो प्रोजेक्ट्स, पोर्ट्स, फाइबर ऑप्टिक केबल वगैरह पर काम शुरू कर देता है। ये सारे के सारे प्रोजेक्ट्स पे काम चाइनीज कंपनीज कर रही हैं और लेबरर्स भी चाइनीज ही हैं। सितंबर 2021 एम वकार भट्टी के मुताबिक 5 मिलियन चाइनीज नेशनल पाकिस्तान में काम करेंगे पाकिस्तान के अंदर 2025 तक। मतलब लोन दे दिया, इन्वेस्टमेंट की, पर पैसा सारा वापस चाइना में। पाकिस्तान ने चाइना को 24.7 बिलियन डॉलर का लोन चुकाना था जो वो नहीं चुका पाई। रिजल्ट, चाइना पाकिस्तानी एसेट्स को टेक ओवर कर लेती है। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान गवादर पोर्ट 40 साल के लीज पर। पाकिस्तान की अगर आप हिस्ट्री निकाल कर देखें तो पाकिस्तान के अंदर कोई भी गवर्नमेंट, चाहे मिलिट्री या फिर डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड, उन्हें बस कोई भी आकर लोन दे दे, अपना पीरियड वो खत्म करके बाहर की कंट्रीज में चले जाते हैं और सारा बोझ आने वाली गवर्नमेंट पर। और पाकिस्तान की आवाम मुर्गों की लड़ाइयों पे जुआ खेल रही है। पाकिस्तान के अंदर एक कमजोर कॉन्स्टिट्यूशन के साथ साथ एक और बड़ी प्रॉब्लम है, रिलीजन इन पॉलिटिक्स। कल्चरली पाकिस्तान मुल्क हर चीज में अपने मजहब को जबरदस्ती घुसेड़ने की कोशिश करता है और जहां पे प्रैक्टिकली शरिया कानून लागू होना चाहिए वहां नहीं। और ये भी मुल्क की नाकामयाबी की एक बहुत बड़ी वजह है। जैसे कि सुनते जाइए, 1980s जियाउल हक ने पाकिस्तान के अंदर इस्लामिक इकोनॉमी इंट्रोड्यूस की जो काफी हद तक अभी भी लागू है, जिसके तहत इंटरेस्ट वगैरह जैसे अन इस्लामिक प्रैक्टिस को हटा दिया गया। पर 2019 में 11 बिलियन डॉलर और 2022 में 18.7 बिलियन डॉलर का इंटरेस्ट लायबिलिटी पाकिस्तान IMF को पे कर चुका है और चाइना से भी 4% इंटरेस्ट रेट पे लोन उठाया है, जबकि
जबकि ग्लोबल स्टैंडर्ड जैसे कि अभी कहा 102% ही है। सुनते जाइए। आतिफ रहमान मियां IMF रैंकिंग के मुताबिक दुनिया के टॉप 25 इकोनॉमिस्ट में आते हैं और IMF की ऑफिशियल इकोनॉमिस्ट भी हैं जो एक पाकिस्तानी अमेरिकन है। इमरान खान ने पाकिस्तान की इकोनॉमिक कंडीशन को कैसे सुधारा जाए इस पर राय देने के लिए इकोनॉमिस्ट की एक कमेटी बनाई, जिसमें आतिफ मियां भी एक बहुत ही कीमती और अहम मेंबर थे। पर एक पावरफुल रिलीजियस बॉडी के एतराज पर आतिफ मियां को इमरान खान ने ना चाहते हुए भी इस कमेटी से निकाल दिया, क्योंकि वो एक अहमदिया थे। इंडिया एक हिंदू मेजॉरिटी स्टेट है और इसकी हिस्ट्री में आज तक का सबसे फेमस और दिलों पर राज करने वाला प्रेसिडेंट अब्दुल कलाम आजाद हैं। काबिलियत की बिना पे एक हिंदू मेजॉरिटी स्टेट ने एक मुस्लिम को अपने मुल्क का प्रेसिडेंट बना डाला और पाकिस्तान ने ऐसे सिचुएशन में भी इतने फेमस इकोनॉमिस्ट को पूरी दुनिया के सामने जलील करके कमेटी से निकाल दिया। तो भाई मुल्क आगे कैसे बढ़ेगा? और सुनिए, ईरान पाकिस्तान को ऑयल ऑफर कर रहा है मीट, वीट और राइस के बदले, पर पाकिस्तान को सऊदी अरबिया से ही ऑयल खरीदना है डॉलर्स में, क्योंकि ईरान एक शिया मुल्क है और सऊदी अरबिया और USA के साथ उसके ताल्लुकात ठीक नहीं है। पाकिस्तान के लोगों को यह बात समझनी पड़ेगी कि पाकिस्तान के अंदर ओवरली रिलीजियस इन्वॉल्वमेंट पाकिस्तान की डेवलपमेंट के अंदर एक बहुत बड़ी रुकावट है। हाँ, अगर बार बार हाथ फैलाने से इज्जत मिल रही है तो ठीक है। पाकिस्तान को यह बात समझनी पड़ेगी कि वो कुवैत, कतर या सऊदी अरबिया नहीं है जो सरप्लस नेचुरल रिसोर्सेज का मालिक होने की वजह से अपनी आइडियोलॉजी को इंटरनेशनल लेवल पर थोप सकता है। वो डिपेंडेंट है उन इंस्टीट्यूशंस और पावर ग्रुप्स पर जो शरिया के हिसाब से नहीं चलते। पाकिस्तान अगर अपने मुल्क को शरिया कानून के हिसाब से चलाना चाहता है उसमें कोई हर्ज नहीं है, पर उसके लिए पहले उस काबिल बनना होगा। आज के लिए इतना ही। अगर आप एक पाकिस्तानी हैं तो जज्बात से नहीं, अकल से काम लीजिए। थैंक यू।